दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। ओवैसी ने उड़ा दी सहारनपुर के आरएसएस और बीजेपी के अघोषित एजेंट की नींद। सपा कार्यकर्ताओं का जोश हो गया हाई। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ओवैसी ने उड़ा दी सहारनपुर के आरएसएस और बीजेपी के अघोषित एजेंट की नींद। सपा कार्यकर्ताओं का जोश हो गया हाई। 2027 चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे करने शुरू कर दिए और कल का जो उनका दौरा रहा, उस दौरे में जो भीड़ उमड़ी वो अभूतपूर्व रही, वो ऐतिहासिक रही। और उस रैली से, उस मंच से एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया कि 2027 के चुनाव में क्या उनके मुद्दों को उठाने वाली कोई पार्टी है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। आखिर उन्होंने ये इशारा किसकी तरफ किया है और किन मुद्दों पर उन्होंने ऐसी बात कर दी जिससे कहा जा रहा है कि जो आरएसएस और बीजेपी के घोषित एजेंट हैं उनकी नींद उड़ गई है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। और पाठक सर, आप तो लगातार 2027 चुनाव से जुड़ी खबरों पर अपडेट ले रहे हैं और तमाम जो बड़े दल की रैलियां हो रही उस पर नजर भी रख रहे हैं। लेकिन कल जो ये ओवैसी की रैली हुई, उस रैली की सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा है, तस्वीरें वायरल है, वीडियो वायरल है और यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि ऐसी रैली, ओवैसी की भीड़ में ऐसी रैली, ओवैसी की रैली में ऐसी भीड़, उत्तर प्रदेश के जो दूसरे दल हैं उनकी चिंता बढ़ाने वाली है। और जो लोग मुसलमानों के हितैषी होने का दावा करते हैं उनकी जो है नींद उड़ गई है। आखिर ओवैसी की रैली में ऐसा क्या हुआ या ओवैसी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की चर्चा शुरू हो गई है? देखिए, ओवैसी की रैली एक ऐसे जिले में हुई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान बड़ी संख्या में और इनकी आबादी कई विधानसभा क्षेत्रों में 35 से लेकर 50-55% तक है। जिले में बता दे रहा हूं, मुरादाबाद में ठीक ठाक आबादी है, रामपुर में ठीक ठाक आबादी है मुसलमानों की, संभल एक जिला है वहां बहुत अच्छी खासी आबादी है, सहारनपुर एक जिला है वहां अच्छी खासी आबादी है, मेरठ में थोड़ी कम है, बिजनौर में भी ठीक ठाक आबादी है, बरेली में भी ये आंकड़ा 35 से 40% का है, बदायूं है और अलीगढ़ है। इस क्षेत्र में अब ओवैसी भाईजान की एंट्री हो गई है। कल पहली सभा थी, अगली सभा 27 जुलाई को होने वाली है। बार बार जहां जाते हैं ओवैसी वो यही कहते हैं कि मुसलमानों को अपना नेता खुद चुनना चाहिए, अपने बीच का, और अपना झंडा चुनना चाहिए। जब ओवैसी इस भाषा की बात करते हैं कि मुसलमानों का नेता मुसलमान होना चाहिए, मुसलमान मुस्लिम पार्टी को वोट दे जो मुस्लिम झंडे के तहत आएगा, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि बहुसंख्यक समाज एकजुट होगा। सिर्फ एक जगह ये एजेंडा नहीं चलता है, वो केरल, क्योंकि केरल में एक तो हिंदुओं की आबादी 50-55% के करीब है, वहां बड़ी संख्या में क्रिश्चियन है, मुस्लिम भी हैं।
अब वो लोग तुलना कर रहे हैं कि केरल में 80-82 लाख मुसलमान हैं और 22 मुस्लिम विधायक हैं, जिसमें से 19 शायद मुस्लिम लीग के हैं। केरल अलग है कि केरल में बीजेपी अभी अपना प्रभाव जमाना शुरू कर रही, भी एंट्री नहीं हुई है। अगर मैं सही हूं तो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 10-11% वोट वहां मिले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे समय में जब पिछले 2 चुनाव से अगर हम बात करें, शुरुआत तो हो गई थी, मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन शुरू हो गया था 2022 से जी कि अधिक संख्या में मुस्लिम वोट सपा की तरफ गया 2022 में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2019 में सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे जी और ये माना जा रहा था कि जब सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो उसको हरा पाना मुश्किल होगा, क्योंकि कागज पे देखा जाए तो 20-22% मुसलमानों की आबादी, 20-21% दलित और SC/ST की आबादी और यादवों की आबादी 8 से 10% मानी जाती है। लेकिन सपा बसपा जब मिलकर लड़ते हैं तो काउंटर पोलराइजेशन हो जाता है। अच्छा। और पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा गठबंधन को लगभग 51% के करीब वोट मिला 2019 में। 51%, 51%। अच्छा, ये भी देखिए कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 41-42% उसके गठबंधन को वोट मिला था, लेकिन उसको सीट मिली थी 73 सीट्स। 2019 में भाजपा गठबंधन को 51-52% वोट मिलता है, लेकिन उसको सीट मिलती है 64, यानी सीटें कम हो जाती। लेकिन ये एक असर दिखा कि पहली बार भाजपा जो है गठबंधन के साथ 50% का आंकड़ा पार की। मैं वोट शेयर की बात कर रहा हूं जी। अब ऐसे में अगर उसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का 80 से 82% वोट सपा के पास गया था और बाकी जो वोट था वो कुछ बसपा में गया, कुछ कांग्रेस में गया। कांग्रेस में तो नगण्य गया था, 1-2% वोट पाई थी कांग्रेस जी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली। उसका कारण क्या था कि मुस्लिम समाज का वोट पूरी तरह से एक तरफा चला गया सपा और कांग्रेस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को। यानी लोग बोलते हैं कि 94-95% वोट जो है वो चला गया सपा कांग्रेस गठबंधन को, और उनको लोकसभा में मिल गई 44 सीटें, अगर मैं आजाद समाज पार्टी के एक सीट जोड़ लेता हूं तो, और बीजेपी गठबंधन 36 पे सिमट गया। तो बीजेपी कहता ना, बीजेपी के नेताओं के दिमाग की बत्ती जल गई। अच्छा। उनको लगा कि अगर इंडिया गठबंधन के साथ 90-95% मुसलमानों का वोट चला जाएगा तब तो पिछड़े भी आ रहे हैं और अखिलेश यादव का पीडीए भी जबरदस्त काम कर रहा है, प्लस कांग्रेस के साथ कुछ दलित वोटर भी आ रहे हैं, कुछ ब्राह्मण वोटर भी आ रहे हैं। तो ये मुस्लिम वोटों में बंटवारा चाह रहे थे वैसे, और उसमें बीजेपी एनडीए, अच्छा बीजेपी तभी जीतेगी जब मुस्लिम वोट एक तरफा ना जाए इंडिया गठबंधन के पक्ष में। तो अभी पिछले विधानसभा चुनाव में 2022 में ओवैसी की पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती थी। अच्छा। लेकिन 6 सीटों पर ओवैसी के AIM के
के वोटों इतने वोट पा गए थे जो कि सपा की वोट, सपा जिन 6 सीटों पर हारी थी उसकी मार्जिन से ज्यादा वोट ओवैसी की पार्टी को मिला था। 6 सीटों पर, 6 सीटों पे। मतलब और 6 पिछली सीटों बार पर क्या हुआ था, एआईएमआईएम ने खेल खराब कर दिया सपा का। सिर्फ 6 सीटों में सपा ने खराब की, वो एएमआईएम ने, ओवैसी की पार्टी ने खराब किया, लेकिन असली खेल खेला था उसमें बसपा ने। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 85 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे मुस्लिम वोट परसेंटेज 20% या उससे ज्यादा है, 18-20% से ज्यादा है। लेकिन बसपा ने 159 प्रत्याशी मुसलमान उतार दिए और मुस्लिम वोट बट गया, कुछ ओवैसी के पास गया, कुछ सपा के पास गया, कुछ बसपा के साथ गया। लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं रहा। लोकसभा चुनाव में ओवैसी ने एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। अब ओवैसी कह रहे हैं कि वो 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। और वो खुलेआम मंचों से तो कह रहे हैं कि आप हमें इंडिया गठबंधन में शामिल कर लीजिए, कहा है उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस की बुराई भी कर रहे हैं। ओवैसी की रैली में जिस तरह की भीड़ आई है, उसने इमरान मसूद की नेतागिरी पे, इमरान मसूद की पूरी राजनीति पे सवाल खड़ा कर दिया। बड़बोले हैं इमरान मसूद। 2007 में एक बार विधायक बने, उसके बाद अगला चुनाव जानते कितने दिन बाद जीते हैं? 17 साल बाद। और 17 साल बाद सांसद तब बनते हैं जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन होता। और इमरान मसूद वो भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी को सूट करती है। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को सपा का वोट 2024 में कांग्रेस की वजह से मिला जी। मुसलमानों और दलितों का वोट, वो सपा की, वो कह रहे हम गठबंधन नहीं चाह रहे, सपा बार बार गठबंधन चिल्ला रही है। तो एक तो इमरान मसूद के बयान देखिए, दूसरी तरफ अब बयान देखिए कांग्रेस के प्रभारी हैं राजेंद्र गौतम, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, जाटव समाज से आते हैं। पूरी राजनीति उन्होंने अभी तक दिल्ली से की है। आम आदमी पार्टी में भी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए। राहुल गांधी की परेशानी क्या है कि राहुल गांधी ओरिजिनल कांग्रेस में भरोसा नहीं करते, जो दल बदल करके कांग्रेस में आते हैं उन पे बहुत भरोसा करते हैं। तो बीजेपी भी तो यही करती है। नहीं, बीजेपी उनके अंतर है। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष कौन? अजय राय, जो 10 साल पहले कांग्रेस में आए, इसके पहले पूरी तरह से भाजपा ही थे, बीच में थोड़े दिन सपा में भी रहे भाजपा छोड़ने के बाद। और इनके ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष नवीन जय हिंद, जो कि आपके बिहार राज्य की जो आपकी सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू से जुड़े रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश के प्रभारी बना दिए गए हैं। एक सज्जन जो कि आम आदमी पार्टी से आए। अच्छा, इमरान मसूद और राजेंद्र गौतम जो भाषा बोल रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को की मदद हो रही है। जो कल की है, अच्छा लग रहा है बीजेपी को। अरे क्यों नहीं लगेगा? अच्छा, एक सज्जन रमेंद्र कुमार सही याद दिलाए कि पीलीभीत में भी मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है। और आपने सही याद दिलाया रमेंद्र कुमार जी, मैं भूल गया था पीलीभीत के बारे में। और इनका ये कहना है कि कोई कुछ भी कर ले, पिछले चुनाव वाला भ्रम टूट जाएगा, मुस्लिम एक तरफा इंडिया गठबंधन को ही मिलेगा। अच्छा, अब देखिए रमेंद्र कुमार जी, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। हर चुनाव में अलग अलग फैक्टर ही हुआ है। जंतर मंतर पर भी ऐसे ही हुआ। लोगों को लगा कि सोना बांगचू को उठा लेंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन दिल्ली में इतनी भीड़ उतर गई है कि पुलिस के कंट्रोल के बाहर हो गई है। अब देखिए वो सब तो तमाम फैक्टर्स हैं, मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता हूं, उसके अलग से हम लोग बाद में करेंगे।
फिलहाल ओवैसी भाई साहब ने बिहार में भी चुनाव लड़ा, इस बार भी कुछ विधायक जीते उनके बिहार में, जीते हैं 4 सीट, 4 सीटें जीते हैं, पिछली बार भी जीते थे। 5 सीट। तो ओवैसी ने, वो कौन सी एरिया है बिहार की जहां पे ओवैसी जी बड़े कामयाब होते हैं? सीमांचल सीमांचल में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। बहुत ज्यादा अच्छी खासी है। इस बार टारगेट कहाँ कर रहे हैं? पश्चिमी यूपी उन्हीं में। जिलों को टारगेट कर रहे हैं जहां पे मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां मुसलमान होंगे वही तो खड़ा होंगे सर, उनको चुनाव जीतना लेकिन भी ये तो है। वोट किसका काटेंगे? नहीं, किसी का काटेंगे, वो इसलिए थोड़ी चुनाव लड़ते हैं कि आपका वोट काटेंगे उसका वोट काटेंगे। कोई भी पार्टी तो चुनाव लड़ने के लिए जीतती है, जीतने के तो लिए लड़ती है ना सर। मेरा कहना है कि आप भले ओवैसी, कुछ लोग कह सकते हैं बंगाल भी गए थे लड़ने, लेकिन बहुत माइनॉरिटी देखिएगा तो कहीं नहीं कहीं मुसलमान वोट में बंटवारा ही टीएमसी की हार का कारण बना बंगाल में, क्योंकि वहां इंडिया गठबंधन अलग लड़ा। तो एक आप हुमायूं ओवैसी को कबीर, लड़ने से मना नहीं कर सकते ना सर। लेकिन ओवैसी एक गेम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बिहार में भी उन्होंने कहा था कि मैं गठबंधन करने को तैयार हूं, लेकिन कोई गठबंधन करता नहीं है। एक्चुअली नहीं तो किया प्रॉब्लम नहीं, क्या है? तो इंडिया अलायंस नहीं सपा, किया ना गठबंधन ओवैसी से। तो ये लोग सपा और कांग्रेस को अगर ये चाहते हैं कि मुस्लिम वोट एक मुश्त उनके पास आए, तो ओवैसी के साथ गठबंधन करने में बुराई क्या है कुछ सीटों पर? तो करना चाहिए। लेकिन नहीं कर रहे हैं लोग ना। अगर ओवैसी से गठबंधन किया होता इंडिया अलायंस में, शायद बिहार में इतनी बड़ी जीत भाजपा को नहीं हासिल होती। अब सवाल उठता है कि मेरी बात हुई है, सहारनपुर में बड़ी संख्या में युवाओं, ऐसा जबरदस्त रिस्पांस, बड़ी संख्या में युवा वहां उपस्थित हुए। नहीं, भीड़ पे तो मत जाइए सर, भीड़ से अरे मेरा भरोसा उठ गया है चुनाव की भीड़ से। एक मिनट सुनिए, मैं बोल रहा हूं कि पिछली बार 6 सीटें क्लोज फाइट में, मैं तो बता रहा हूं, मेरा तो अपने आंख देखी उदाहरण है। मैं बार बार उस बात को कह रहा दोहराता हूं। बाराबंकी में एक सीट है कुर्सी रोड, वहां पे ओवैसी साहब की पार्टी चुनाव लड़ रही थी। एक मुस्लिम नेता नाराज था, मैं खबर कर रहा था, मैंने बताया भाजपा के एक एमएलसी थे, सम्मान कीजिएगा, सपा के एक एमएलसी को, वो बोले नहीं सारा मुस्लिम वोट हमारी तरफ आ रहा है। जब नतीजा आया तो समाजवादी पार्टी उस सीट पे 250 वोटों से हारी। ध्यान दीजिएगा, 250 वोटों से हारती है, और ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी वहां 7,000 वोट पाता है। देखिए, 2 पार्टियां वैसी हो गई हैं जिनके प्रेजेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक आजाद समाज पार्टी और दूसरी ओवैसी की पार्टी। तो फिर इंडिया आजाद समाज गठबंधन पार्टी, लोग इससे क्यों नहीं बातचीत करते हैं? भाई मैं बार बार एक बात कहता हूं कि अगर भाजपा को हराना है तो विपक्ष को एकजुट होना होगा। यहाँ 2 बड़ी पार्टियां एकजुट नहीं हो पा रही है, छोटी छोटी पार्टियां कैसे होगी? 2 बड़ी पार्टियां मतलब? सपा और कांग्रेस कहाँ एकजुट हो पा रही है? अब उसके पीछे तो देखिए, हर आदमी दबाव चाहता है कि उसको कुछ ज्यादा विधानसभा में सीटें मिल जाएं। इन लोग का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि पहले इंडिया गठबंधन सत्ता में आ जाए। तो अभी मुख्य उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते हर पार्टी। अच्छा, तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मतलब कि मूड बनाए हैं, उनके साथ तो फिर धोखा कर रही है ये पार्टियां। ऐसे में तो फिर 2027 में कैसे काम चलेगा सर? अब देखिए, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर हालत में उत्तर प्रदेश को जीतना चाहेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन को जीत हासिल करने का ये सबसे बढ़िया मौका है।
अभी तो इतने बढ़िया मौका है सर, और चारों तरफ से ऐसे समय पे इंडिया गठबंधन को, क्योंकि देखिए ओवैसी क्या करेंगे, गठबंधन नहीं होगा तो मुस्लिम बहुल सीटों पे मुस्लिम उम्मीदवार उतार देंगे, हम्म, और जब मुस्लिम बहुल उम्मीदवार उतर जाता है वो एक विधानसभा में मान लीजिए 2000 ही वोट ले जाता है, हम्म। हाँ तो और 2000 बसपा माइनस की भी हो गया। और बसपा का टिकट भी उसी तरह से बट गया जैसा पिछली बार बटा था। हम्म, तो इन चीजों को समझना होगा, इन चीजों को आपको समझना होगा। दूसरा, ओवैसी ने जो कल बयान दिया है युवाओं के बीच में, देखिए ओवैसी ने बयान दिया कि भाजपा नहीं चाहती है कि मुस्लिम युवा पढ़े लिखे, इसलिए वो जौहर यूनिवर्सिटी को खत्म करना की चाहते, बिल्डिंग गिराना चाह रही है। और जो आंकड़े ओवैसी ने रखे वो मुझे सोच के ताज्जुब कर गया मैं, कि उत्तर प्रदेश में 3.5% ही मुस्लिम युवा ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर पाते हैं, और जो आज सपा के प्रवक्ता अमित जमई हम लोग के साथ थे, वो तो बता रहे थे कि हाई स्कूल के बाद 50% से ज्यादा मुस्लिम युवक पढ़ाई छोड़ देते हैं। खैर वो तो जब, लेकिन मेरी बात समझिए, और ओवैसी के प्रति युवाओं में जबरदस्त आकर्षण है। कल की सहारनपुर की रैली में जो भीड़ थी उसमें 80 से 90% मुस्लिम युवा थे, और ओवैसी टाइप का नेता कोई समाजवादी पार्टी में कोई मुस्लिम नेता नहीं है। नहीं, समाजवादी नहीं, पार्टी का दुर्भाग्य है कि उनका जो सबसे पढ़ा लिखा जो ओवैसी को चैलेंज कर सकता है, भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब, और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे लोग अफवाह फैलाते रहते हैं कि आजम खान साहब सपा छोड़ के बसपा ज्वाइन करने वाले हैं, या ओवैसी के साथ जाने वाले हैं, या कांग्रेस के साथ जाने वाले, तमाम तरह का कंफ्यूजन जो है आप देखिएगा क्रिएट किया जाता रहेगा। तो अब कहां से, जेल से ज्वाइन करेंगे? नहीं, पिछली बार भी यही हुआ, सपा नेताओं को जेल में मिलने नहीं दिया और चंद्रशेखर आजाद को मिलना अलाउ कर दिया प्रशासन ने। और अगर एक बात समझ लीजिए कि ओवैसी और चंद्रशेखर की पार्टी का गठबंधन अगर हो गया तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सपा का खेल बिगाड़ सकता है। नहीं तो ये भी तो हो सकता है सर कि ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन होता है, चुनाव बाद अगर सीटें आती है, मान लीजिए कि 20 सीटें आ गई, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। चुनाव के बाद भी तो बातचीत बन सकती है ना। देखिए 20 फिर आप भूल जाते हैं कि आज की डेट में जिसके पास केंद्र की सरकार उसके पास अपर हैंड है। नहीं, ओवैसी की तो गठबंधन मैंने अभी तक नहीं सुना है कि कभी बीजेपी से हुआ है आज तक। अरे भाई हुआ नहीं वो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी वजह से पिछली बार 2020 में अगर ओवैसी अलग न जीते होते तो हो सकता था कि तेजस्वी यादव 2020 में मुख्यमंत्री बन जाते, कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस चुनाव जीत जाता, क्योंकि 2020 में एनडीए और कांग्रेस आरजेडी अलायंस में सिर्फ 10 से 12 सीटों का ही तो अंतर था। तो वैसे 5 सीट तो जीते सर। फिर वही बात, 10 सीटों से आप लीड कर रहे हैं, 5 सीट ओवैसी जीते हैं, तो 10 में से 5 की लीड कम हुई, 5 वो आगे बढ़े। तो 5 का तो अंतर फिर भी रह जाता नहीं, लेकिन उसके अलावा कई ये तो जीते हैं, कई हारे भी तो होंगे ओवैसी की वजह से। विधानसभा का चुनाव जब नेक टू नेक फाइट होती है तो 100-200, मैं बता रहा हूं ना, कई सीटें ऐसी थी जहां 200 से 500 के बीच में हार जीत का फैसला हुआ था, और 5000 के नीचे तो बहुत सी सीटों पर फैसला होता है। और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मार्जिन बहुत कम थी,
दोनों लोगों का लगभग एक ही वोट परसेंटेज था, 36-37% वोट, आरजेडी का वोट परसेंट ज्यादा था बीजेपी से, थोड़ा सा ज्यादा था। और उस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था किसने? लोक जनशक्ति पार्टी, वो अलग लड़ी थी, वो जीती, भले एक भी सीट नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी को, बीजेपी अलायंस को लंबा नुकसान हुआ था। एक सीट जीती थी। अरे एक सीट जीती थी, लेकिन कहियों पे खेल तो बिगाड़ दिया। और इस बार बीजेपी ने क्या किया, जेडीयू ने क्या किया कि लोक जनशक्ति पार्टी को अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन याद करिए कि बिहार के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को 2020 में 5.5-6% वोट मिला था। और यूपी में तो 1-1.5% बहुत मार्जिन हो जाता है। तो यूपी पिछली में बार 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा अलायंस को 37% वोट मिला था और भाजपा अलायंस को 42-43% वोट मिला था। और विधानसभा चुनाव में अगर 1-1.5% में भी सपा का वोट बढ़ जाता तो सीटों में हो सकता था कि 50-60 सीटें बढ़ जाती। तो अब देखना है कि सपा ओवैसी की काट के लिए क्या करती है। फिलहाल यूपी में तो चिराग पासवान भी एनडीए की तरफ से लड़ने आ रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान कह रहे हैं, वो तो 403 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो चिराग पासवान किसका वोट काटेंगे? तो दलित वोट ही काटेंगे वो। तो किसका? अब वही तो देखना है कि राजनीति में अब क्या चिराग पासवान पहली बार चुनाव लड़ने आ रहे हैं? बिहार से चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान भी यूपी से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार भी गए थे वो। मेरी बात सुनिए, वो पूर्वांचल का एक हिस्सा है जो कि बिहार के बगल में है, तो वहां तो असर दिख सकता है। जैसे बनारस है, चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, या फिर इधर देवरिया है, इन जिलों में कुछ असर आपको दिख सकता है। लेकिन उसके बाद आपको असर नहीं दिखेगा। क्या चिराग पासवान की पार्टी को इसलिए उतारा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पासी वोटर है, 4 से 5, और पासवान समाज बेसिकली जो ललित, ये भी पासी समाज के नेता हैं। तो इसमें हो सकता है भाई जीतन राम मांझी भी कह दे कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, तो क्या करिएगा? नहीं, चुनाव लड़ने से थोड़ी कोई किसी को रोक सकता है। तो ये जो कहानी चल रही है ये जो कहानी चल रही है इस वक्त, ये ओवैसी ने जो खेल किया है, और कांग्रेस के पास भी कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है। इमरान मसूद है। समाजवादी पार्टी के पास तो भाई आजम खान साहब हैं, और कई सालों से हैं। आजम खान चाहे जेल में रहे चाहे बाहर रहे, आजम खान के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमान खड़ा रहता। फिर इको शुरू हो गया। एक अलग कहानी थी। आप समझिए इस बात को। आवाज लौट रही है। आप अपना माइक बंद कर दीजिए। अब आपने माइक बंद कर दिया है। सवाल यह है कि जो आजम की यूनिवर्सिटी पे जो आवाज जितनी मजबूती से उठाई ओवैसी ने कल, वो, और बताया मैंने आपको कि बड़ी संख्या में मुस्लिम युवा ही उसकी रैली में आए थे। वैसे ताजा हाल बता दूं कि आज दूसरे दिन अनिश्चितकालीन धरना जारी है। वहां पे छात्र छात्राएं धरने पे बैठे हुए हैं आजम यूनिवर्सिटी के बाहर। और अखिलेश यादव ने एक सरकारी आदेश शेयर करके ये बोला है कि, मैं आपको बता रहा हूं, अखिलेश यादव ने जो ट्वीट शेयर किया है उसमें उन्होंने बताया है
कि इस तारीख के इस ट्वीट के जरिए, माफ कीजिएगा, सरकार के इस आदेश के तहत रामपुर में आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के अखिलेश यादव का ट्वीट, उन्होंने एक शासनादेश का जिक्र किया और उस शासनादेश को शेयर भी किया है। ये शासनादेश जारी हुआ है श्री गुरु प्रसाद जो प्रमुख सचिव आवास है। ये है विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में जिला पंचायत द्वारा किए गए मानचित्रों की विनियमितीकरण के संबंध में इस आदेश का हवाला देकर उन्होंने कहा फिर आवाज गूंज रही है। तो उन्होंने एक शासनादेश शेयर किया है और वो शासनादेश की जो तारीख है 18 जून 2026 की, अभी हाल ही का आदेश है कि जिला पंचायत द्वारा पहले जो नक्शे पास किए हैं उनको विकास प्राधिकरण द्वारा उनको अनुमति देनी चाहिए। चूंकि आजम की यूनिवर्सिटी के कुछ बिल्डिंग्स को जिला पंचायत की मान्यता थी, इसीलिए अखिलेश यादव ने लिखा है इस शासनादेश के आधार पर भाजपा सरकार चाहे तो बदले की भावना छोड़कर जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा भी आसानी से एक दिन में पास कर सकती है। जरा ध्यान दीजिए, जो 18 जून 2026 का आदेश जो अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के साथ शेयर किया है, उस शासनादेश का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव का साफ कहना है कि इस शासनादेश के आधार पर भाजपा सरकार चाहे तो बदले की भावना को छोड़कर जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा भी आसानी से एक दिन में पास करा सकती है। भाजपा अपने लोगों के लिए इस शासनादेश को मानती है, लेकिन किसी और के लिए इसे इस्तेमाल न करके हर समाज के छात्रों और उनके परिवार वालों के खिलाफ नाइंसाफी कर रही है। इस जियो के आधार पर भाजपा सरकार ने हजारों भवनों का नियमितीकरण किया है, उन्हें वैधता का सर्टिफिकेट दिया, मतलब वैलिड बिल्डिंग का सर्टिफिकेट दिया है। भाजपा बहाना न बनाए, शिक्षा के मंदिर को बचाए। विद्वेष हारेगा, सौहार्द जीतेगा, पक्षपात अन्याय का सबसे प्रत्यक्ष रूप है। तो ये अखिलेश यादव ने बहुत सही डॉक्यूमेंट रखा है सामने कि भाई 18 जून 2025 का 26 का जो आदेश है, उस आदेश के तहत आप जो पहले जिला पंचायत के क्षेत्र में भवन बने थे, उनको जब वो विकास प्राधिकरण की सीमा में आते हैं तो उनका नियमितीकरण किया जा सकता है उस आदेश के तहत। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात रखी है और चूंकि अब फोकस कल पे रहेगा, कल यानी 20 तारीख को संसद का सत्र शुरू होने वाला है और वहां पे एक तरफ तो जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ मार्च की बात कही जा रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि आप कोई भी मार्च अलाउड नहीं रहेगा। लेकिन अभी तक जंतर मंतर खाली भी नहीं हुआ है। नहीं तो जंतर मंतर खाली करने को कह भी नहीं रहे, वो कह रहे हैं जंतर मंतर का अपना प्रदर्शन खाली करने का आदेश पुलिस ने जारी कर दिया है। 6 बजे तक का समय भी दिया था, बाकायदा रिटर्न आदेश जारी हुआ है, लेकिन पुलिस खाली करवा नहीं पाई अभी तक। नहीं, खाली करवाना भी नहीं चाहती है पुलिस, टकराव से बच रही है। नहीं, टकराव से इसलिए बच रही है क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा हो गई है। अगर 100, 200, 500 लोग रहते उसको खींच के कब में लेके चली गई होती। आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा सरकार की मंशा सही हो रहा। सरकार ये दिखा रही कि हम बड़े डेमोक्रेटिक हैं। आप देखिए ना, राहुल गांधी देहरादून में जिस जगह पे रैली करना चाहते थे वहां पे उन्होंने फीस जमा कर दी, उनका वो अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया गया और उस जगह पे एक बड़े सिंगर का शो रखा गया।
और उस सिंगर के शो के टिकट बहुत महंगे मिलते, उसको फ्री कर दिया गया। और एक मैदान था जिसमें से कि छोटी सड़क से होके जाना था ताकि छात्र न पहुंचने पाए। स्कूल वहां का पे ग्राउंड था। शो की परमिशन वहां दी गई। आप इतना आसान मत समझिए। वहां भी भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। नहीं, वहां भीड़ का रिकॉर्ड तोड़ा नहीं तोड़ा, बात नहीं कर रहा मैं। नहीं, टूट गया। वहां अगर 20,000 छात्र आ गए और जिस जगह बहुत बड़ी सिंगर का शो चल रहा था वहां 10,000 भी नहीं आए, बस मैं कहना ये चाहता हूं कि युवा जो है, युवाओं ने बढ़िया सिंगर को सुनना पसंद करके सीधे सीधे वो वहां गए। तो इतना तो मैं पहले दिन से चिल्ला रहा हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी को धरना प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर अलॉट कर दिया गया। लेकिन जब कांग्रेस ने वहां पे धरना प्रदर्शन करने की उम्मीद मांगी थी, इसी मामले में परमिशन मांगी थी, तो एनएसयूआई को परमिशन नहीं दिया गया। हमको याद है कि 6 जून को संयुक्त छात्र सभा ने, जिसने उसके पहले एक रैली की थी प्रयागराज में पेपर लीक के खिलाफ, और उसी दिन ने कहा था कि 6 जून को हम लोग लखनऊ के इको गार्डन में आएंगे, और रात को इको गार्डन की परमिशन दी गई। पहले तो चला दिया गया कि परमिशन नहीं है, और परमिशन दी गई, पता चला वहां अभिजीत दीपको को भी पुलिस लेके चली आई। तो आप समझिए, मैं इस भ्रम में मत रहिए भाई। अभी तो ये भी दावा किया जा रहा है सोनम वांगचुक के एक बयान के जरिए कि गवर्नर साहब ने उनसे कहा कि आप जाके अभिजीत दीपके से मिलिए। दावा तो कुछ भी कर दीजिए सर। नहीं, देखिए, आप किसी चीज को हल्के में मत लीजिए। जब उनको ये पता चला, मेरी बात सुनिए, मेरी बात, राज कपूर जी जरा कुछ मेरी बात को आप सुनिए पहले, उसके बाद आप सवाल पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा, या पहले सवाल पूछ लीजिए तब हम उस मुद्दे पे आएंगे जो मैं कहना चाहता हूं। नहीं, सवाल नहीं पूछ रहा था मैं, सिर्फ एक लाइन अपनी तरफ से ये कह रहा हूं कि चाहे अभिजीत दीपके का आंदोलन रहा हो, चाहे कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन रहा हो, चाहे इसमें लोग जितना साजिश निकाल ले, लेकिन अब देश की जनता सड़कों पर उतर चुकी है। क्योंकि सिर्फ दिल्ली में ये आंदोलन नहीं हो रहा है, अब महाराष्ट्र में, नागपुर में, भोपाल में, पटना में, कोटा में, मतलब मैं देख रहा हूं कि कम से कम भारत के 10, 12, 15 शहरों में हजारों छात्र सड़क पर उतर गए मसाल जुलूस लेकर के। और दिल्ली में तो जंतर मंतर पर स्थिति यह हो गई है कि वहां अब पैर रखने की जगह नहीं बची है। तो अब यह आंदोलन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी चेहरा जरूर रहे या अभिजीत दीपके के बैनर तले हो रहा हो, लेकिन देश का आम युवक कूद पड़ा है इसमें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था। हाँ, लेकिन कहीं ऐसा ना कि हजूर आते आते बहुत देर कर दी। मैं बार बार कहता हूं, 72 घंटे के अंदर मैंने योगी सरकार को घुटने पे देखा है। जब पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, हर जिला मुख्यालय पे 15,000, 25,000, 50,000 स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए और छोड़ के कहीं नहीं गए। 72 घंटे के अंदर योगी सरकार घुटने पे आ गई थी। तो आप याद कीजिए, किसान बिल कितने दिन आंदोलन चला था? वो तो साल भर से ज्यादा चला सर। और चुनाव के ठीक पहले सरकार ने तीनों किसान बिल वापस किए। वापस लिए, मोदी जी माफी मांगे हाथ जोड़ के, माफी मांगे तो लेकिन इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है ना सर। इसमें तो मांग है कि हटाइए धर्मेंद्र प्रधान को। नहीं, माफी तो मांगना पड़ेगा आपको। 35 बच्चों की जान गई है। और आप राज कपूर जी, आप एक ही तस्वीर देखते हैं, इन सब आंदोलन में कुछ ऐसे लोग आज घुस गए हैं, तमाम वीडियोस चल रहे हैं, आप एक पूरी तस्वीर को देखिए। ये अच्छा लगा, लेकिन अगर
पूरे देश का नौजवान सड़कों पे आ जाएगा तो इस सरकार 48-24 घंटे के अंदर घुटने टेक देगी। नहीं, देश का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कई शहरों में सड़क पर उतर चुके हैं छात्र। नहीं निकले लोग ना, ये हमारे युवाओं का मामला है ना। नहीं, दिल्ली जंतर मंतर पर भी काफी लोग पहुंच चुके हैं। नहीं ठीक है, जंतर मंतर हम भी जानते हैं, हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, हम भी दिल्ली में काफी दिन रहे हैं, हमें पता है जंतर मंतर की कैपेसिटी कितनी है। 5,000 6,000 पे तो पूरी वहां खचाखच भरा दिखेगा। तो 5-6 हजार लोग तो बहुत होते हैं ना सर, जहां अरे 500 सर लोग कुछ क्या अरे फिर वही बात, वो आज दिन कौन सा है, सैटरडे संडे है। मैं हवा में बात नहीं करता हूं। अगर ये सिर्फ ये किया, बीजेपी की स्ट्रेटजी समझिए। एनएसयूआई जमीन पर लड़ रही थी, युवा एनएसयूआई के साथ थे, चाहे राजस्थान हो चाहे महाराष्ट्र हो, सब जगह। अब उन्होंने दिल्ली में एक आंदोलन खड़ा कर दिया, काकरोच जनता पार्टी का एक डमी बना दिया मीडिया। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया भी क्या, व्यूज के चक्कर में मैं बार बार पूछ रहा हूं, कितने लोगों ने जौहर यूनिवर्सिटी पे लाइव किया, कितने लोगों ने किया, कितने। हम कल से लेकर आज तक ये छठा, एक तरह से ये भी जौहर पे ही लाइव कर रहे हैं हम, जौहर यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी पे जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, इस पे इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। कितने लोगों ने अखिलेश यादव की उस अपील को चलाया, जब उन्होंने सबसे अपील की कि आपको इस जौहर विश्वविद्यालय के छात्रों की लड़ाई में एक होना चाहिए। भाई राज कपूर जी, मैं बहुत कुछ देखा हूं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आईआईटी बीएचयू की एक बेटी के साथ उसकी आबरू लूटी जाती है रात के समय। बनारस में 3 विश्वविद्यालय हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अगर मैं वहां की बात करूं, अगर वैसा जोड़ू तो 5 यूनिवर्सिटी मानी जाती है वहां पे, 3 तो बड़ी है। वहां पूर्वांचल का सबसे बड़ा एजुकेशन का सेंटर है, पूरा बिहार, पूरा झारखंड, पूरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और बीएचयू खुद एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे कैंपस के अंदर सबसे ज्यादा छात्र रहते हैं। लेकिन इतना डिवाइडेड रहता है हमारा छात्रों की भी राजनीति, कि वहां 2 महीने तक विपक्ष के छात्र संगठनों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाके आरोपी गिरफ्तार हुए। तो समझिए आप, ये बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को आप कम मत समझिए। यहां आपको समझना, मैं बार बार कहता हूं, विपक्ष एक दूसरे को निपटाने में लगा हुआ है। फिर तो विपक्ष की गलती है ना सर। और सुनिए, जो पिछले 2 दिनों से जनता वहां किस लिए गई, सोनम वांगचुक को जिस तरह से हटाया गया, उससे नाराज होकर जनता गई। किसी को अभिजीत तिपके से कोई सिंपैथी नहीं है। तो कौन कह रहा है कि अभिजीत तिपके से सिंपैथी है किसी को? नहीं, अभिजीत तिपके को देखने कौन जा रहा है सर? छात्र तो छात्रों के हक की आवाज के लिए जा रहे हैं ना, कि ये जो पेपर लीक का मसला है, अभिजीत तिपके की जगह कोई खड़ा हो जाता, लोग पहुंच जाते। सोनम वांगचुक को तो हटाया इसलिए गया ना कि लोगों को लगे कि आंदोलन अब समाप्त हो जाएगा, भीड़ तितर बितर हो जाएगी। लेकिन भीड़ तो बढ़ गई। और अगर आप कह रहे हैं कि ये आंदोलन में, आप नहीं कह रहे, बहुत लोग कह रहे हैं, कांग्रेसी तमाम पत्रकार लिख रहे हैं कि इसमें एक साजिश है। लेकिन साजिश ये मेरी राज कपूर जी, मैंने बहुत दुनिया देखी है। मैंने मंडल कमीशन के आंदोलन को, जो आरक्षण के विरोध में मंडल कमीशन का आंदोलन शुरू हुआ, तब मैं दिल्ली सिटी का छात्र हुआ करता था, वो भी मैंने आंदोलन देखा। और उसको, और मंडल कमीशन को, सुन लीजिए, मंडल कमीशन लागू न होने पाए, मंडल कमीशन के जरिए क्षेत्रीय दल मजबूत न हो जाए, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या की रथ यात्रा प्लान कर ली थी, क्योंकि उनको पता था
कि और तो तमाम चीजें थी भाई। नहीं, मैं हाँ, मंडल आपकी का बात से मैं आपकी मंडल बात और को गलत नहीं कह रहा हूँ। रथ यात्रा और मंडल के बीच का असर क्या हुआ कि कांग्रेस 1991 के बाद 1991 में कांग्रेस की सरकार जरूर बन गई, लेकिन पूर्ण बहुमत की नहीं बनी। और नतीजा यह रहा कि बिहार में तो क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व रहा, आज तक है। अब जाके भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना। और उत्तर प्रदेश में भी अगले 35-36 सालों में 15 सालों तक क्षेत्रीय दलों की सरकार रही है। अगर और बीजेपी हमेशा डिवाइड एंड रूल का गेम खेलती है। सिर्फ 3 जातियों के बल पर कांग्रेस ने लगभग 40 साल तक शासन किया है। लोग 50 साल गलत कहते हैं। और राज्यों में तो उनका शासन 20 साल बाद ही खत्म हो गया था एक तरह से, जब 1967 में कई जगहों पे कांग्रेस की सरकारें चुनाव हार गई थी। ब्राह्मण, दलित और मुसलमान कॉम्बिनेशन बनाकर कांग्रेस ने लगभग 40 साल तक राज किया। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, मैं आपको इस बात को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं जो बोल रहे थे कि दलित और मुस्लिम वोट तो राहुल गांधी की वजह से अखिलेश यादव को मिला। अरे तुम इतने ही पॉपुलर नेता थे इमरान मसूद, तो पहले क्यों नहीं 2007 के बाद अगला चुनाव जीतने में तुमको 17 साल लग गए। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ओवैसी को हल्के में मत लीजिए। उत्तर, मैं बार बार कहूंगा, हमारे लिए इस वक्त जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, हम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। तो जौहर यूनिवर्सिटी के लिए सवाल खड़ा करने से कौन मना कर रहा है किसी को? अरे तो जब हम देखिए, जब हम खड़ा करेंगे, हमारे चैनल पे 10,000 20,000 लोग आ रहे हैं ना। नहीं, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा मुद्दा है, तो बसपा को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को कौन मना कर रहा है वहां प्रोटेस्ट करने से? लेकिन लोग नहीं जा रहे हैं ना। तो ये किसकी गलती है फिर? अब ये तो जनता, देखिए जनता सब कुछ देख रही है, और युवा ने अगर मन बना लिया। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात हुई, राज कपूर जी मेरी बात सुनिए। आज मेरी कई लोगों से बात हुई। मैं बार बार कह रहा हूं कि ओवैसी की इस बार की रैली में 18 से 30 साल के युवा सबसे ज्यादा थे। मैंने पूछा ये वोटर थे? बोले हाँ बिल्कुल वोटर थे। और ओवैसी आप जानते हैं बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा नेता है। लंदन से पढ़ के आए। आजम खान साहब भी बहुत पढ़े लिखे आदमी है, उनकी वाइफ भी पढ़ी लिखी है। तो मुसलमानों की लीडरशिप, कांग्रेस में भी जो मुस्लिम नेता थे काफी पढ़े लिखे रहे हैं। तो अब आजम साहब तो है नहीं, और सपा के जो दूसरे मुस्लिम चेहरे हैं, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, मेरे मित्र हैं। मुझे कमाल अख्तर ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, मैं नाम ले रहा हूं। हो सकता मुझसे नाराज हो जाए। मैं छोड़िए, क्या नाराज होंगे? अरे क्यों नहीं भाई, वो छात्र नेता रहे हैं। सबसे कम उम्र में उनको मुलायम सिंह यादव ने राज्यसभा भेजा है। अब कुछ रहा होगा व्यक्तिगत बात। नहीं, अच्छे नेता है, लेकिन उनका ये कहना है समाजवादी पार्टी वालों का कि हमारे जब सांसद जा रहे थे तो प्रशासन ने उनको वहां जाने नहीं दिया। रामपुर में? अरे भैया, है रामपुर में? हाँ, वो वहां जाने नहीं दिया। अरे तो भाई आप दूसरे रास्ते से जा सकते थे। आपको तो पता है कि प्रशासन आपको नहीं जाने देगा। लेकिन सपा का वर्जन ये है, सोशल मीडिया में तो ये चल रहा है कि गेट से उन्हें लौटा दिया गया। नहीं, रास्ते पे जाने नहीं दिया गया। भाई उनके वर्जन सुनिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे ना, क्या बोले अनिल के भाई? वो ठीक है, लेकिन जो अच्छा उनको वहां लौटा दिया गया, ठीक है, लेकिन ये लोग अपने जिला मुख्यालय पे तो प्रदर्शन कर सकते थे।
तो मतलब कुल मिलाकर के आप ये कहना चाह रहे हैं कि आजम के मुद्दे पर या आजम के यूनिवर्सिटी के मुद्दे आजम पर नहीं, सपा जौहर जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी के पश्चिम के जितने भी नेता हैं वो अपने अपने जिला डीएम ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन तो शुरू करें। तो मतलब आप कि ये कह चलो रहे हैं भाई, कि जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी है जो कि एकजुट नहीं हो पा रही है। बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको प्रशासन वहां नहीं जाने दे रहा है, रामपुर में यूनिवर्सिटी के पास छात्रों के पास, एक काम कीजिए आप जहां तक जा पा रहे वहीं पे धरना प्रदर्शन चालू कर दीजिए। नहीं, चुनाव में ये लोग एक्टिव होंगे। अब मैं समझ रहा हूँ क्या बात चल रहा है। चुनाव में एक्टिव होंगे, वाह। हाँ हाँ, इतनी ऊर्जा नहीं लगता है इन लोगों को। सोच रहे हैं कि 6 महीना पहले से ऊर्जा बर्बाद कर देंगे तो चुनाव के समय कहां से ऊर्जा लाएंगे। और ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले इमरान मसूद कहाँ है? नहीं, इमरान मसूद ने कहा है सर। क्या कहा है? प्रोटेस्ट के बारे में तो मुझे नहीं पता किया है कि नहीं फिर किया है, देखिए, लेकिन मुझे बात नहीं सुननी है। मैं तो भाजपा के आकाश सक्सेना से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं, वहां उनसे भी कह रहा हूं कि भाई आपके क्षेत्र के छात्रों का मामला है, आप आइए। तो आप गलत उम्मीद कर रहे हैं सर। आप ये उम्मीद मत करिए। आप क्यों बीजेपी के नेता से उम्मीद कर फिर रहे ये हैं? नरेंद्र मोदी क्यों कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? वो कहते हैं, करते कहाँ हैं? आप ही बीजेपी के विधायक से उम्मीद कर रहे हैं कि लोग हैं जो कि आंदोलन करेंगे इसके लिए। आपको पता है कि रामपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी जीत चुकी है? आपको पता नहीं? पता है, एक जमाने में मुख्तार अब्बास नकवी वहां से सांसद थे। नहीं जानकारी। ये मुख्तार अब्बास नकवी सांसद थे ये पता है, लेकिन रामपुर से तो ये नहीं जानकारी मुझे। वो चुनाव जीत चुकी है। और रामपुर में मुस्लिम वोटर रामपुर लोकसभा में 45% से ज्यादा है। उतने ही वोटर लगभग मुरादाबाद में। तो ठीक है, अगर मुसलमानों को आप नहीं तरजीह दीजिएगा, यूनिवर्सिटी के लिए नहीं लड़िएगा, तो पार्टियां आ ही रही, ओवैसी की पार्टी आ रही, वोट लेके जाएगी अपना। अगर इस तरह से खामोशी रहेगी और एक दूसरे को निपटाने में लगे रहेंगे तो तीसरा तो फायदा उठा ही लेगा। देखिए, ओवैसी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उसने फैक्ट सामने रखा है, उसको चिंता है, वो बोल रहा है। और जो 18 जून के शासनादेश का अखिलेश यादव ने जिक्र किया है, उसके तहत ये जिस अपने परिचितों की बिल्डिंग को, तो क्योंकि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बार बार राज कपूर जी आपको समझा रहा हूं, सबके सब शहर से दूर जिला पंचायत के एरिया में बने हैं, क्योंकि 50 एकड़ से मिनिमम 50 एकड़ जमीन आपके पास होनी चाहिए। नहीं, यूनिवर्सिटी कहीं भी शहर से बाहर ही होती है। तो फिर आप जब ऐसा आदेश आपने बना दिया कि आप अपने पसंद के जितने विश्वविद्यालय सबको रेगुलराइज कर देंगे, भाई वो भी, मेरी बात बताइए कि कितनी शर्मनाक है, कितनी शर्मनाक बात है ये कि उत्तर प्रदेश के 3.5% मुस्लिम युवा ही ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर पाते हैं। इनकी आबादी 3,75,00,000 है। बताइए, मुस्लिम आबादी 3,75,00,000 है, जो कई देशों में की इतनी पूरी आबादी नहीं होती है। कहां से आंकड़ा लाए हैं वैसे? गलत आंकड़ा थोड़ी लाए, बिल्कुल सही आंकड़ा लाए हैं। नहीं, ये नहीं कह रहा हूं कि गलत लाए हैं, लेकिन कोई कहां से लाए हैं ये पता करना पड़ेगा। अब ये आंकड़ा किस विभाग का है? शिक्षा विभाग का है कि किसी एजेंसी का है, किसी सर्वे का है? अच्छा, उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 25 करोड़ है ना। 18 से 20% मुस्लिम आबादी है, तो 5 इससे ज्यादा होनी चाहिए। ये लगभग 5 करोड़ के करीब आबादी होनी चाहिए। हाँ, तो 5 करोड़ होनी चाहिए यूपी की आबादी, मुसलमानों की आबादी। हाँ, मुसलमानों की। तो कुल मिलाकर के स्थिति यही है कि ओवैसी के आने से कई लोगों की नींद है जो कि उड़ गई है ना? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, अगर ओवैसी कह रहे हैं कि वो गठबंधन, भाजपा को हराने के लिए गठबंधन करने के लिए तैयार है, तो सपा और कांग्रेस को उनकी इस मांग को ईमानदारी से उस पर विचार करना चाहिए।
करना चाहिए। चलिए देखते हैं सर कि ओवैसी की मांग पर सपा और कांग्रेस गठबंधन क्या फैसला लेता है, लेकिन फिलहाल इस चर्चा को तो हम यहीं समाप्त करेंगे। बड़ी तस्वीर जंतर मंतर से आ रही है और शायद समाजवादी पार्टी के सारे सांसदों ने भी कल मार्च में साथ देने का ऐलान कर दिया है। उस पूरी खबर पर थोड़ी देर बाद हम लोग फिर लाइव आएंगे। तब तक के लिए सर हमें इजाजत दीजिए। आपका धन्यवाद। नमस्कार।